Hello students, welcome to the class, and today's now we will discuss here the last correlative property, that is regarding osmosis. So osmosis, osmotic pressure, reverse osmosis, the biological importance, all these things that we will discuss today. Okay, so now first let us start the meaning of osmosis. तो ऑस्मोसिस का मीनिंग है कि हम अगर दो सॉल्यूशन, उसमें से या तो एक सॉल्वेंट हो सकता है और दूसरा सॉल्यूशन, या फिर दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग हो, अगर हम उन दोनों सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करके रखें, नाउ वी विल ऑब्जर्व हियर देयर इज ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecule from the solvent to the solution or the low concentrated solution to high concentrated solution. So this phenomena is called osmosis. तो osmosis का जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एक हमारे पास कंटेनर है और इसमें हमने वाटर फिल किया है। दूसरा एक ये थिसिल फनल टाइप का कंटेनर है, इसमें शुगर सॉल्यूशन है और इसके माउथ में ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग है कि ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही इसके अंदर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स का साइज इस तरह का है कि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही इसमें पास हो पाते हैं, और जबकि सल्यूट के पार्टिकल जो कि थोड़े से बड़े साइज में होते हैं, सो दे कैन नॉट पास थ्रू इट। तो अब यहाँ पर जब हमने ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, इन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सेपरेट किया है, तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो इस सॉल्यूशन में एंटर करने लग जाते हैं, राइट। या तो ये प्योर सॉल्वेंट हो, ये सॉल्यूशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आउटर में हमारे पास लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो और इसमें हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, तो भी उन दोनों में सिमिलर केस हम ऑब्जर्व करेंगे। सो देयर विल बी द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन और इनटू द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेटेड। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, राइट। अब इनका हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो एग लेंगे, उन दोनों एग के ऊपर का जो हार्ड कवरिंग है उसे पहले हम रिमूव करेंगे बाय प्लेसिंग देम इनटू द डाइल्यूट HCl, क्योंकि जो हार्ड कवरिंग है इट इज़ नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। तो HCl में ये कैल्शियम कार्बोनेट इसे रिएक्ट करके वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा एंड दैट इज वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, और इस तरह से वो हार्ड कवरिंग अलग हो जाती है। अब इनमें से एक एग को हमने रखा है वाटर में और दूसरे को रखा है ब्राइन सॉल्यूशन में। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। तो कमर्शियल नेम ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिस एग को हमने वाटर में रखा है तो वो तो हमारा स्वेल हो गया, क्योंकि उसमें वाटर के मॉलिक्यूल उस एग के अंदर में वो एंटर हो जा रहे हैं, राइट। और जो कि हमने जिसको ब्राइन सॉल्यूशन में रखा है, तो ब्राइन सॉल्यूशन में यहाँ से एग से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल वो बाहर निकल के आ गया, जिससे कि वो श्रिंक हो गया। So now through the diagram again we may explain here. Suppose this is your the original shape of the egg, that is your the firm line indicate the original shape, original size of the egg. Now when this egg is placed in the water, so what happen? The outer covering of the egg, it will act like the semi permeable membrane. So here the water will enter into the egg so that the egg swells, तो इसका जो एग का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, ओके। और दूसरे एग को हमने जो ब्राइन सॉल्यूशन में रखा था, अब यहाँ पर ये फर्म लाइन इट इज़ ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि एग के अंदर का जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो बाहर निकल के आ जाता है, राइट। क्योंकि बाहर में यहाँ पर हमारा जो
कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है और एग के अंदर का कंसंट्रेशन वो कम है। तो हमेशा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही फ्लो करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और फ्रॉम solvent to the solution side, right? So through this now we can explain the phenomena of the osmosis. Now the next one we may explain here what is the osmotic pressure. तो osmotic pressure को यहाँ पे explain करने के लिए यहाँ पर अभी हमने ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर एक ये कंटेनर है, ये एक दूसरा कंटेनर, एक कंटेनर में यहाँ पर ये सॉल्वेंट है और दूसरे कंटेनर में ये सॉल्यूशन है और इन दोनों कंटेनर को हमने सेपरेट कर रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस से ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर फ्लो करेंगे, राइट? ये क्योंकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ये सॉल्यूशन साइड में फ्लो करेंगे। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन साइड में इसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो अब सॉल्यूशन साइड में हम कितना और प्रेशर अप्लाई करें जिससे हमारा ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए या ऑस्मोसिस रुक जाए। सो व्हाट योर द अमाउंट ऑफ द प्रेशर इज रिक्वायर्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड so that the osmosis may not occur. Osmosis may not occur means ये जो flow of solvent molecule है solution side की तरफ वो ना होने पाए। तो जो प्रेशर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, that pressure is called osmotic pressure. Okay, now the next one here, the Van 't Hoff theory. So Van 't Hoff theory that tells you what your value of osmotic pressure, how it can be determined. So according to the Van 't Hoff theory, the osmotic pressure P of a dilute solution, it is proportional to the concentration of the solution and its temperature, right? So pi, here pi denotes the osmotic pressure, where C the concentration of the solution and T the temperature. It means pi equal to, now we can multiply by this by a constant here R, so it now becomes CRT, where R is called the solution constant, and it was found later this solution constant is same as the gas constant what we are using or what we have learned in the your first year level. The R is the universal gas constant, so the value of R will be the same, that is 0.0831 liter bar per mole per Kelvin, where C is the concentration of solution, that is in terms of the mole per liter. तो C की वैल्यू होगी number of mole divided by the volume in liter. So this equation can be written in this form also, replacing C by N by V. So pi equal to N by V RT or pi V equal to nRT. Now if you see this equation, so instead of the your ideal gas equation, it is your very much similar, PV equal to nRT. So in place of pressure P, here it is written pi, that's the only difference, but your form of the equation is similar, that is your applicable for the ideal gas equation. Now the next topic about the reverse osmosis. तो अभी हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर में कि सॉल्यूशन साइड में हम अगर कुछ इतना प्रेशर लगाएं कि ऑस्मोसिस ना होने पाए। अगर सॉल्यूशन साइड में ही अगर हम प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा अप्लाई करें, तब हमको ऑब्जर्व हम करेंगे कि अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लग जाएंगे, राइट? सिंपल ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नाउ इट इज योर मेड रिवर्स्ड। तो सॉल्यूशन साइड में हम उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से भी जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, तब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट? अब इसी रिवर्स ऑस्मोसिस का हमारे पास एक प्रैक्टिकल यूज भी है।
and that is called desalination. So D means here the removal, right? So what your the salts are present in the sea water that can be removed, and thus making the sea water into the your potable water. Potable water means the water fit for drinking purpose. तो इसको हम कैसे करेंगे? बाय द सेम दिस टेक्निक रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसैलिनेशन. तो यहाँ पर ये एक कंटेनर है, इसके एक साइड में सी वाटर है और इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरे साइड में फ्रेश वाटर है. तो क्या होगा, हम जब सी वाटर साइड की तरफ यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करें, तो ये जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे दिस मस्ट बी मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सी वाटर. तब क्या होगा, ये सी वाटर के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं दे विल फ्लो इनटू दिस कंटेनर, राइट, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड इन दिस वे वी विल गेट द फ्रेश वाटर एंड दैट इज योर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़. तो इसका हम ज़्यादातर यूज हम देखते हैं शिप में, क्योंकि शिप में करीब करीब योर 1 month और 1.5 month और 2 month it might be possible for a very long journey that they are your shortage of the fresh water. तो ये लोग इसी टेक्निक से सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके और वो ड्रिंकिंग पर्पस में काम में लाते हैं. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वी मे डिस्कस अबाउट द आइसोटोनिक सोल्यूशन. तो अगर हमारे पास ऐसे दो सोल्यूशन हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डिपेंड करती है मोलर कंसंट्रेशन. अगर हम टेम्परेचर दोनों सोल्यूशन का सेम रख दें और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी अगर सेम हो जाए, इसका मीनिंग कि उनका कंसंट्रेशन भी सेम होगा, राइट? सो इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन. तो बेसिक मीनिंग है आइसोटोनिक की, दो सोल्यूशन का इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, सो दे आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करेंगे तो उसमें कोई भी ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी. इन ए सिमिलर वे वी मे नाउ डिफाइन द टर्म हाइपोटोनिक एंड द हाइपरटोनिक. तो यहाँ पर हमने जो दो सोल्यूशन लिया उसमें से मान लो एक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, तो जिसका कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, राइट? और जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सो दैट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ओके, अब ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक को अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करके रखें तो इसमें हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, क्योंकि दोनों ही सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस का डायरेक्शन क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं दे विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और यू कैन से फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ओके, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए. नाउ दिस योर एज यू नो the previous what I discussed about the various the kinds of the colligative property, and all they were used to determine the molar mass of the solute. In a similar way, this osmosis, the osmotic pressure, that can also be used to determine the molar mass of the solute. So according to the Van 't Hoff equation, PV equal to pi V equal to nRT, right? N is nothing but the number of mole of the solute, so that can be written mass of the solute divided by the molar mass of the solute. So from here the molar mass of the solute can be written as your WBRT by pi V. So in this way, by knowing the osmotic pressure and the other parameter, now we can able to determine here the molar mass of the solute. और ये जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोसेस से मोलर मास सोल्यूट का हम ये जो फाइंड आउट करते हैं, इट इज कंसीडर्ड
जितने भी हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, सो दैट इज़ योर कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ये दैट इज़ कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में हमें सॉल्यूशन को बॉयल करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन को फ्रीज करना होता है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली लार्जर, सो हियर द experimental error that comes out to be lesser. It means more accurately we can find the molar mass of the solute. Okay. Now here we may try to discuss some of the biological importance of the osmosis. तो हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर में जो फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन है, इट इज करस्पॉन्डिंग टू दी सलाइन वाटर ऑफ 0.9% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, राइट। तो 0.9% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl और ब्लड प्लाज्मा दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, मतलब दोनों ही हमारे आइसोटोनिक हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर हम ब्लड सेल को प्योर वाटर में अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो ब्लड सेल के अंदर एंटर करने लग जाएंगे, एंड दैट विल कॉज बर्स्टिंग ऑफ द सेल, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड hemolysis. So this bursting of the cell due to movement of water into the cell, that is called hemolysis. Okay, in a similar way, when we place the blood plasma in contact with a solution that is having the concentration more than 0.9%, मतलब ये क्या, यहाँ पर हमने ब्लड प्लाज्मा को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में रखा है जिसका कि कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड सेल के अंदर का फ्लूइड वो बाहर निकल के आ जाएगा और जिससे ब्लड सेल का श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस श्रिंकिंग ऑफ द ब्लड सेल इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब ये जो ऑस्मोसिस प्रेशर है, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, नाउ it can be your in the practical life that can be utilized here in the various observation. Now we can here see, अब जैसे कि अगर हम बहुत जो नमक की क्वांटिटी है, जो कॉमन सॉल्ट की क्वांटिटी अगर अपने फूड में हम बढ़ा देते हैं तो उससे हमको ये ऑब्जर्व होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने से उसमें वाटर उसमें फ़्लो होने लग जाएगा और इससे क्या होगा, जो वेन्स में ब्लड का फ्लो है तो वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन फील करेगा, दैट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए जिनका हाई बीपी होता है उन्हें ये एडवाइस दिया जाता कि वो कॉमन सॉल्ट का यूज कम करें। इसी तरह से हम जब पिकल्स जो हम बनाते हैं रॉ मैंगो को, तो रॉ मैंगो को पहले हम उसको छोटे छोटे पीस काट के उसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लेस करते ही क्या होगा, उस मैंगो के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, और इस तरह से दे विल बिकम ड्राई, राइट। और जब वो ड्राई हो जाएंगे, नाउ योर दी पिकल्स कैन बी मेड, क्योंकि ड्राई होने के बाद में अब उसके अंदर में ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दैट कैन be your kept for your year or more than that without any having bad effect. इसी तरह से जो हमारे विल्टेड फ्लावर्स होते हैं, जो फूल थोड़ा सा सूख जाते हैं, मतलब पूरा ना सूखे लेकिन मुरझा गया है, तो उसे भी हम फ्रेश कर सकते हैं अगर हम उन विल्टेड फ्लावर को फ्रेश वाटर में रख दें, तो वाटर उनके अंदर में एंटर कर जाएगा and in this way they will appears to be fresh. In a similar way the carrots और जो कुछ हमारे दूसरे वेजिटेबल हैं, तो ये कुछ समय के बाद में, राइट, आफ्टर योर 10 आवर और 20 आवर दे विल लूज देयर स्टिफनेस। ओके, तो इनकी जो स्ट्रेंथ है या इनका जो लश्चर है वो हम फिर से रिगेन कर सकते हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द वाटर, क्योंकि वाटर उनके अंदर में एंटर कर जाएगा। इन दिस वे दे विल रिगेन देयर स्ट्रेंथ एंड अपीयर्स टू बी फ्रेश। इसी तरह से अगर रॉ मीट है तो रॉ मीट को भी हम कुछ
ज़्यादा समय तक के लिए उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं बाय स्प्रिंकलिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्ट ओवर दैट। तो उससे जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगा, अगर बैक्टीरिया वहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी, तो वो सॉल्ट वहाँ पे स्प्रिंकल करने से बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अब ज़्यादा हो गया, तो बैक्टीरिया के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकल आएगा, एंड इन दिस वे द बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड। इन ए सिमिलर वे द कट फ्रूट, जो कट फ्रूट्स हैं उनको भी हम फ्रेश रख सकते हैं लंबे समय के लिए बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू इट। तो यहाँ पर भी जो शुगर ऐड करने से वो जो बैक्टीरिया है वो उसको किल कर देंगे, क्योंकि शुगर ऐड करने से बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, एंड थ्रू द ऑस्मोसिस द फ्लूइड ऑफ द बैक्टीरिया विल कम आउट, राइट, एंड इन दिस वे द बैक्टीरिया गेट्स किल्ड। इसी तरह से तुमने देखा होगा एक जो रेजिंग नथिंग बट द किशमिश। तो किशमिश को अगर हम जब वाटर में रखते हैं सो उनका जो साइज वो बड़ा हो जाता है, और इसी तरह से हम उसी किशमिश को अगर एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे सो दे विल श्रिंक। सो दीज आर द सम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑस्मोसिस। So that's all for today's topic. Thank you.